हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज भी यह शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, स्थायी परिसंपत्तियां आर्थिक चिट्ठे में ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाई जाती हैं। ऐसा निम्नलिखित लेखांकन सिद्धांतों की अनुमति हेतु किया जाता है। तो भैया ये जो होता है स्थायी संपत्तियां जो होती हैं आर्थिक चिट्ठे में ऐतिहासिक लागत पर दिखाई जाती है चालू सिद्धांत के अनुसार, चालू व्यवसाय का सिद्धांत, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पर। ठीक है, चालू व्यवसाय सिद्धांत। ठीक, आगे बात करते हैं। रहतिया खाता जो है एक वास्तविक खाता है भैया, ये संपत्ति खाता है, वास्तविक खाता है भैया। ठीक, आगे बात करते हैं। यदि कोई माल उधार क्रय किया गया तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता ऋण किया जाएगा? तो जब हम उधार माल खरीदें या नगद माल खरीदें तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, और अगर उधार माल खरीदते हैं तो क्रेडिटर को क्रेडिट किया जाता है, और अगर नगद माल खरीदते हैं तो कैश या बैंक को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर जो है हम किसे क्रेडिट करेंगे भाई? परचेज अकाउंट किया हमने, तो ये कह रहे हैं यदि कोई माल उधार क्रय किया गया तो निम्नलिखित में कौन सा खाता ऋणी किया जाएगा? ठीक है, डेबिट किया जाएगा। तो ये तो कौन सा अकाउंट डेबिटेड होगा भैया? क्रय खाता डेबिट होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। आगे देखिए, प्रतिफल प्रतिकूल शेष। प्रतिकूल शेष का मतलब जो होता भैया वो रोकड़ बही का जमा दर्शाता है, पासबुक का नाम दर्शाता है। यानी कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है। एडवर्स बैलेंस हो गया। 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक में प्राप्त हुई नगद छूट की प्रविष्टि की जाती है। तो एक चीज़ होता है प्राप्त छूट, जब हम पेमेंट करते हैं तो प्राप्त होती है, और जब पेमेंट करते हैं तो प्राप्त होती है छूट, और जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड होता है। तो जब डिस्काउंट अलाउड होगा तो डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, और डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर कह रहे हैं 3 खानों वाली है तो उसे किस पक्ष में लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा प्राप्त छूट है, हमें क्या है? प्राप्त छूट है, तो ये क्रेडिट साइड में जानी चाहिए। छूट रिसीव हो रही है इसलिए क्रेडिट साइड में जाएगी। ठीक है भैया, ओके। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं अंकेक्षक द्वारा अपने कार्य के बीच जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो अंकेक्षक द्वारा कार्य के बीच जो रिपोर्ट तैयार करता है उसे अंतरिम रिपोर्ट कहते हैं। अंतरिम रिपोर्ट, हाँ, क्या बोलते हैं भैया? अंतरिम रिपोर्ट, कार्य के दौरान। हाँ, ठीक, बीच में मतलब साल के बीच में, अगर एक साल में अंकेक्षण होना तो अपनी ड्यूरेशन के बीच में जो करेगा वो अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है, अंतरिम रिपोर्ट कहलाती है। पुस्तक पालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ से लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है। जहाँ पर लेखाकर्म का कार्य समाप्त होता है वहाँ से कार्य प्रारंभ होता है। तो ये कई बार मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, जहाँ पर लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ
खत्म होता है, वहाँ से अंकेक्षण का कार्य शुरू हो जाता है। लागत अंकेक्षण आवश्यक नहीं है उस इकाइयों के लिए जो लगी होती है। तो लागत अंकेक्षण उन इकाइयों के लिए जो कि आपकी कंस्ट्रक्शन में लगी होती है, ठीक है, ठेकेदारी वाली होती है, उनमें ये लागत अंकेक्षण वाला जो है ये प्रभावी नहीं होता है। ठेकेदार के कार्य में लगी हुई जो इकाइयाँ होती हैं उनके लिए लागत अंकेक्षण उन कंपनियों के लिए अनिवार्य है जिन्हें धारा 209 बी के तहत लागत लेखा अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है भैया, कार्यालय टेलीफोन का घरेलू प्रयोग। कार्यालय टेलीफोन का घरेलू प्रयोग, तो जो अल्लाह, संपत्ति का गबन होता है इससे। आगे देखिएगा, ह्रास कोष की लागत होती है। ह्रास कोष की लागत स्पष्ट लागत होती है, ठीक है, इसे जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, स्पष्ट लागत। निम्नलिखित में से किस संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाने के लिए रिक्तीकरण विधि अपनाई जाती है? तो रिक्तीकरण विधि जो होती है वह असल में क्षयशील संपत्तियों में लगाई जाती है। जो क्षयशील संपत्तियां होती हैं उनमें लगाई जाती है, इनमें किसी में नहीं लगाई जाती। ठीक है, हाँ, क्षयशील संपत्तियों के लिए कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो विक्रय कर जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है, जब बाकी आयकर, टोल टैक्स, ठीक है, ये जो होते हैं ये हमारे प्रत्यक्ष कर होते हैं। ठीक है, तलपट में खाने कितने होते हैं? तो तलपट में 4 खाने होते हैं जनरली। एक खाते का जो हेडिंग शीर्षक होता है, नाम शीर्षक जिसे कहते हैं, दूसरा खाता प्रश्न संख्या का होता है, एक डेबिट शेष का होता है और एक क्रेडिट शेष का होता है। जर्नली तो ये 4 खाने होते हैं। अगर हम बात करें योग तथा शेषफल विधि की तो उसमें 6 खाने हो जाएंगे, 2 खाने और बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ ये कहा कि जनरल में होते कितने खाने, तो सीधी सी बात है 4 खाने होते हैं। उच्चंत खाता, उच्चंत खाता जो है वास्तव में भैया कोई खाता नहीं होता। ठीक है, ये असल में क्या होता है, जब तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं होता तो दोनों पक्षों का योग बनाने के लिए हम जो अंतर की राशि होती है उसे उच्चंत खाते में डाल देते हैं, और जब हमें त्रुटियों का पता चलता है तो हम उन त्रुटियों को जो है उन त्रुटियों को सुधारते हैं, जिससे उच्चंत खाता धीरे धीरे डेबिट या क्रेडिट होता जाता है। और जब सारी त्रुटियां मिल जाती हैं तो ये खाता स्वतः समाप्त हो जाता। इसलिए भैया इसमें ये कोई खाता है नहीं वैसे वास्तव में। अब बताने को कोई वास्तविक बताए तो वास्तविक ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक का मतलब होता है संपत्ति, है नहीं, या दायित्व।
व्यक्तिगत खाता तो वो भी बैलेंस शीट में परमानेंट होनी चाहिए, यूटिलाइज क्यों हो जाता फिर खत्म हो जाता है। आगे देखिएगा, एक मशीन 1,00,000 रुपये में क्रय की गई जिसका जीवन काल 3 वर्ष थे और जीवन के अंत में उसका पुस्तकीय मूल्य 512 रुपये होगा। अगर मूल्य ह्रास की गणना ह्रासित शेष विधि से आधार पर होती है तो ह्रास दर होगी। तो यहाँ पर जो है भैया ह्रास दर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं। ये सॉल्व कर देता हूँ। 1 माइनस n अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट। ठीक है भैया। हाँ, ये ह्रास की दर का फार्मूला होता है गुणा 100 गुणा 100। ये रेट ऑफ डेप होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। इसके अकॉर्डिंग बेटा हम फार्मूला फिट करेंगे तो 1 माइनस अंडर रूट कितने साल है इसकी संपत्ति का जीवन वर्ष है 3, तो ये 3 घर निकलेगा मतलब, तो 512 बटे 1000, ठीक है, गुणा इन सब की गुणा जो है 100 से करेंगे। ठीक, फिर निकलेगा आपका 1 माइनस, ठीक, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 512 का जो घन होगा वो 8 होगा और तो 1000 का जो घन होगा वो 10 होगा। तो ये जो है ये रूट हट जाएगा इस पे से, तो ये आ जाएगा आपका 8 बटे 10 गुणा 100। नई लाइन से जब लेंगे तो ये आपका आएगा 20, 10 की गुणा 1 से करेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 10 2 गुणा 100 भाग 10। तो इस तरह से जो ये आएगा आपका 20% आपका आंसर हो जाएगा। ये 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। देखिएगा, फर्म द्वारा 1 दिसंबर 2021 को 30 नवंबर 2022 तक के लिए एक 18,000 रुपये का बीमा प्रीमियम चुकाया गया। 1 दिसंबर 2022 को 30 सितंबर 2023 तक के लिए 30,000 रुपये का बीमा प्रीमियम चुकाया गया। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
कितनी राशि लाभ हानि खाते में नाम की जाएगी। तो यहाँ बात आती है कि 1 दिसंबर 2021 को 30 नवंबर 2022 तक का, ठीक है, 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2022 तक का भैया कितना है, 18,000। ठीक, आगे बात समझ में। तो प्रति महीना कितना बैठेगा, 18,000 को 12 से डिवाइड कर दो, 15,000 आ जाएगा। उसके बाद में आपने 1 दिसंबर को 30,000 रुपये 30 नवंबर तक का पेड किया, मतलब वही चीज 12 महीने का पेड किया 2,500 रुपये। फिर आपने एक और बीमा पेड किया, कितना, 2 बीमे पेड किया आपने। ठीक, हमें जो चाहिए बीमा वो कब से कब तक का चाहिए भैया, हमें जो बीमा चाहिए है वो बीमा चाहिए 31 मार्च 2023 तक का। तो जो बीमा 1 दिसंबर 2021 को पेड किया गया है, 1 दिसंबर 2021 को पेड किया गया है, ठीक है, तो उसका जो है वो हमारा कितना बीमा हो जाएगा भैया, तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक कितना टाइम हो जाएगा, काउंट कर लो। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितने हो गए, 8 महीने। तो 15 × 120, 12,000 तो ये हो गए। अब आती है दूसरे वाली की 1 दिसंबर 2022 को जो पेड किया है 30 सितंबर तक का। तो दिसंबर से मार्च तक का काउंट कर लो, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का ये हो गया। तो ये कितना आया था भैया, 2,500 रुपये, 4 महीने का 10,000। तो 10,000 ये और 12,000 वो, कुल मिला के 22,000 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, बेचे गए माल की लागत 20,000 रुपये, सकल लाभ 5,000 रुपये एवं विक्रय वापसी 10,000 रुपये हो तो उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर बिक्री का निर्धारण कीजिए। तो देखिएगा, हमारा जो बेचा गया माल है, ठीक है, उसकी कीमत कितनी है, बेचे गए माल की लागत 20,000 है और सकल लाभ जो है वो 5,000 है। तो कितना हो गया, 25,000। ठीक है, 25,000 हो गया। बेचे गए माल की लागत 20,000 और सकल लाभ 5,000, तो कितना हो गया, 25,000। विक्रय वापसी को हम इग्नोर कर देंगे, वजह समझ लीजिए। जब हम कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नेट सेल्स लेते हैं, और नेट सेल्स का मतलब हो गया बेटा कि हम सेल्स को उसमें शामिल, सेल्स रिटर्न को शामिल नहीं करते, सेल्स रिटर्न माइनस कर देते, नेट सेल्स लेते, ग्रॉस सेल्स नहीं लेते। ठीक, तो सेल्स रिटर्न तो हमारी ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है, उसे एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखिएगा, किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में शुद्ध ऋण संचय का प्रारंभिक शेष 5,000 रुपये है। जो प्रारंभिक शेष है वो कितना है, 5,000 रुपये है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कहा, कुल बिक्री 6 लाख रुपए हुआ, जिसमें से 1 लाख रुपए की नगद बिक्री हुई, तो 5 लाख रुपए उधार हो गए। बकाया देनदारों के संबंध में 1% का प्रावधान किया जाना है। तो जो देनदार है उनका 1% प्रावधान करना है, 5 लाख का 1% 5,000 रुपये हो जाएगा। तो लाभ हानि खाते में
कितनी राशि डेबिट की जाएगी? 5,000 का प्रावधान हमने पहले ही कर रखा था, 5,000 का नया प्रावधान हो गया। तो नए प्रावधान में से पुराना प्रावधान घटा दो तो नील बचेगा, कुछ नहीं आएगा, शून्य हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये कह रहा है केवल व्यक्तिगत खाता तथा वास्तविक खाते दिखाए जाते हैं। तो आर्थिक चिट्ठे में व्यक्तिगत और वास्तविक खाते होते हैं। नाम मात्र के जो खाते होते हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में या P&L अकाउंट में जाते हैं। ठीक है भैया, आगे की बात करते हैं। एक कंपनी के तुलन पत्र में साख भवनों और ट्रेडमार्क को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया? तो यहाँ तुलन पत्र से मतलब तलपट से नहीं है, बल्कि बैलेंस शीट से है भैया। इंग्लिश पढ़ लेना जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ पर तुलन पत्र से मतलब होता है बैलेंस शीट से। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में जो होता है हमारी जो ट्रेडमार्क है या भवन है, साख है, तो ये हमारी जो होती है ये टेंजिबल ये आती है नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, फिक्स एसेट्स में आती है, नॉन करंट एसेट्स में शामिल की जाती है। आगे देखो, भूस्वामी को भुगतान की जाने वाली राशि कैसे ज्ञात की जाती है? तो भूस्वामी को भुगतान की जाने वाली राशि के लिए अगर हमारा न्यूनतम किराया रॉयल्टी की राशि से ज़्यादा होता है तो न्यूनतम किराए का भुगतान किया जाता है, और अगर रॉयल्टी की राशि ज़्यादा होती है तो रॉयल्टी की राशि में से जो सरप्लस होता है, ठीक है, सरप्लस से पहले न्यूनतम जो लघु कार्य राशि होती है उसको पूरा किया जाता है, और उसे पूरा करने के बाद में अगर कुछ बचता है तो वो जो न्यूनतम किराए में जोड़ करके भुगतान कर दी जाती है। अधिकार शुल्क या न्यूनतम किराया जो अधिक हो वसूल की गई लघु कार्य राशि, ठीक है, ये इसमें एडजस्ट कर दी जाती है। आगे देखिएगा, दिवालिया वह व्यक्ति है। दिवालिया कौन होता भैया? तो दिवालिया अपने ऋणों का भुगतान न कर सकने वाला व्यक्ति होता है, जो अपने दायित्वों का निपटारा नहीं कर पाता, वो दिवालिया कहलाता है। ठीक है, एक व्यापारी के गोदाम में 10 अक्टूबर 2013 को आग लग गई और 12,400 रुपये का माल को जलकर शेष समस्त स्टॉक जल गया। स्टॉक का 50,000 रुपये का बीमा कराया हुआ था। 10 अक्टूबर 2013 को व्यापारी के गोदाम में अंतिम स्टॉक का मूल्य 94,000 रुपये अनुमानित था। बीमे दावे की राशि होगी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर बीमे दावे की राशि दी हो, बीमे की राशि दी हो तो हम एक्चुअल लॉस गुणा बीमा पॉलिसी की राशि अपॉन आग लगने की तारीख को अंतिम रहतिया, ये फार्मूला लगा करके दावे की राशि निकालते हैं। तो दावे की राशि बराबर जो होगा वो क्या होगा? पॉलिसी की राशि 50,000 है और हानि कितने की हुई है? 94,000 में से 12,400 घटा दो तो 81,600 बचेगा। 81,600 बटे 94,000, तो कैलकुलेशन करके आएगा ये लगभग 43,000 के करीब। तो 43,404 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इनमें से कौन से फर्म का संबंध गैर निवासी करदाता से है? कौन से फर्म का जो है संबंध गैर निवासी करदाता से है? तो देखिएगा, GSTR जो 5 होता है वो गैर निवासी से संबंधित होता है। आगे देखिए, नैतिक जांच कम करती है।
नैतिक जांच असल में ये आंतरिक निरीक्षण जो है, आंतरिक निरीक्षण कह लो या नैतिक जांच कह लो, बात एक ही है। ये आंतरिक नियंत्रण की एक तकनीक है, ठीक है। ये अंकेक्षण के कार्य को कम करती है। किसी व्यवसाय के दैनिक लेन देन की जांच जो अंकेक्षक या उसके कर्मचारी द्वारा की जाती है, यह अंकेक्षण के पारस्परिक प्रणाली जिसे मूल प्रविष्टि की पुस्तकों एवं सहायक पुस्तकों में दर्ज किए गए सभी लेन देनों की विस्तृत जांच की जाती है, ठीक है। तो अंकेक्षण के कार्य को कम करता है भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है ह्रास लेखांकन के लिए किस लेखा प्रमाप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भैया। तो देखिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको लेखा मानक 6 दिया है तो लेखा मानक 6 लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको लेखा मानक 6 दिया है तो लेखा मानक 6 लगाएंगे, और अगर लेखा मानक 6 नहीं दिया है, 10 दिया है तो 10 लगाएंगे, ठीक है। और अगर दोनों दिए हैं तो लेखा मानक 6 लगाएंगे, क्योंकि लेखा मानक 10 कुछ कंपनियों के लिए वर्जित है और बाकी कंपनियों के लिए ओके। जो IFR के अंतर्गत आती हैं उन पर इंडिया, जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके लिए जनरली, वैसे रिमूव कर दिया गया इसको। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वास्तविक डूबी रकम के पूर्वानुमान में डूबी रकम और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बनाने का आधार। तो ये जो होता है डूबी हुई रकम के लिए प्रावधान बनाना जो है वो हमारा परंपरागत है, ठीक है। परंपरागत मतलब क्या है कि रूढ़िवादिता के पहले से चला आ रहा है कि भविष्य में होने वाली हानियों की कल्पना करो, ठीक है, लाभों की कल्पना मत करो, परंपरावादी है। इकेरा लेखा पद्धति है, तो इकेरा लेखा पद्धति जो है एक वैज्ञानिक पद्धति है और ये अपूर्ण लेखा पद्धति भी कहलाती है, ठीक है। ये अपूर्ण लेखा प्रणाली भी कहलाती है क्योंकि इसमें प्रॉपर लेखे नहीं रखे जाते हैं। आगे देखिएगा, कंपनी अधिनियम की सूची फर्स्ट संबंधित है। तो कंपनी अधिनियम की सूची फर्स्ट का जो संबंध है अनुसूची 3 के भाग फर्स्ट में दिया गया है, वो आर्थिक चिट्ठा दिया गया भैया, ठीक है। आगे देखिएगा, कार्यशील प्रपत्र जिनमें किए गए अंकेक्षण कार्य का रिकॉर्ड रहता है, संपत्ति होती है तो ये अंकेक्षक की संपत्ति होती है, ठीक है। ये अंकेक्षक की संपत्ति होती है, किसी और की संपत्ति नहीं होती भैया, ठीक है। ये अंकेक्षक की ही संपत्ति होती है। आगे देखिए, यदि अंकेक्षक अपने कर्तव्य पालन में कोई ऐसा गलत कार्य करता है जिससे कि कंपनी को वित्तीय हानि हो जाती है तो वह दोषी करार होगा। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया था, मैंने आपको कई बार बताया है कि यदि अंकेक्षक अपने कर्तव्य पालन में कोई ऐसा गलत काम करता है जिससे कि कंपनी को वित्तीय हानि होती है तो ऐसी दशा में कंपनी अंकेक्षक पर जो है लापरवाही के लिए दोषी करार ठहराएगी और उस पर जो है मुकदमा चला सकती है, ठीक है। उसको सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये लापरवाही के लिए हो जाएगा, ये थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा, ठीक है। हाँ, आगे देखिएगा, एक शाखा जो सभी लेखांकन देन देनों का पूरा रिकॉर्ड रखती है कहलाती है। तो लेखांकन लेन देन का पूरा रिकॉर्ड रखती है वह स्वतंत्र शाखा कहलाती है। कौन सी होती है? स्वतंत्र शाखा,
आगे देखिएगा, ब्याज उच्चंत खाते का शेष वे क्रय की गई संपत्ति खाते को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जो है किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता ब्याज उच्चंत खाते के शेष तथा क्रय की गई संपत्ति को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि जो उच्चंत खाता होता है वो एक तरह से डेफर्ड एक्सपेंसेस होता है, डेफर्ड लॉसेस होता है, जिसको धीरे धीरे एप्लीकेट किया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे एप्लीकेट किया जाता है, इसलिए इसको संपत्ति पक्ष में रिकॉर्ड किया जाता है। आगे की बात करते हैं भैया। यदि एक करदाता भारत में चाय उगाने और प्रसंस्करण का व्यवसाय करता तो इसी स्थिति में किस भाग तक कृषि आय होगी? तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चाय गन्ना उगाता है, चीनी बनाता है, ठीक है, तो वो 60% तक कृषि आय होगी और 40% व्यापारिक आय होगी। ठीक, आगे देखिएगा, सिनेमा हॉल चलाने हेतु लाइसेंस का भी है। सिनेमा चलाने का जो है, जब आप लाइसेंस लेंगे तो उस पर जो खर्च करेंगे वो पूंजीगत होगा, और साल दर साल जो आप उसे रिन्यूअल कराओगे वो आयगत होगा। पूंजीगत व्ययों को आयगत व्यय में परिणाम करने का निम्न परिणाम होता है। तो जब हम पूंजीगत को आयगत और आयगत को पूंजीगत व्यय मान करके रिकॉर्ड करते हैं तो ये गुप्त संचय का निर्धारण होता है हमारा। आगे देखिएगा, उल्लेख कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीकृत व्यय नहीं है। तो पूंजीकृत की बात कर रहे हैं, तो पूंजीकृत में देखिएगा, कृषि फार्म हेतु भूमि के क्रय के लिए 1 लाख रुपए का भुगतान तो हमारी संपत्ति निर्मित हो जाएगी। निर्मित चीनी पर उत्पाद शुल्क हेतु 3 लाख रुपए का भुगतान। तो भैया उत्पाद हेतु, उत्पाद का मतलब हो गया कि आप विक्रय मूल्य व्यापार चलाने के लिए उत्पाद शुल्क दे रहे हो। ठीक, तो अनुबंध के उल्लंघन के मुकदमे से बचाने के लिए, ठीक है, या फिर आप कोई चीज को प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन के संबंध में कोई खर्चा कर रहे हो, तो ये जो होता है आपका, ये आपका पूंजीगत होता है। ठीक है, हाँ, ये तो आयगत हो गया पहला वाला, लेकिन ये पूंजीगत हो जाएगा। सरकारी ऋण से 500 रेवेन्यू, रेलवे सीडिंग के निर्माण पर 60,000 का भुगतान, ये सब आपके जो है पूंजीगत है। ये आपका पूंजीगत नहीं है, आयगत है। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहे माल की आपूर्ति के अनुबंध के उल्लंघन में मुकदमे में बचाए गए, तो सीधी सी बात है कि आप आयगत व्यय कहलाएगा ये आपका। ठीक है, हाँ, कानूनी व्यय है। माल की आपूर्ति के अनुबंध में कोई उल्लंघन होता है, उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया खर्चा जो होता है वो आयगत माना जाता है। आगे रोकड़ बही एक उदाहरण है। तो रोकड़ बही जो है सामान्य रोजनामचा और विशेष रोजनामचा दोनों का उदाहरण है। एक ये है, असल में रोकड़ बही एक सामान्य रोजनामचा और विशेष रोजनामचा दोनों के उदाहरण है। सामान्य रोजनामचा तो होता ही है, ये विशेष रोजनामचा भी होता है। ओके, स्पेशल बुक होती है।
आगे देखिएगा, जमा की गई चिट्ठी व नाम की चिट्ठी है तो ए लेटर ऑफ डिपॉजिट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट आर। तो डिपॉजिट और क्रेडिट जो है वो काहे के हैं भैया? तो असल में क्या होता है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, ये सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, स्रोत प्रपत्र कहलाते हैं। आगे देखिएगा, भूमि अवधि के बदले सेवा दे राशि कहलाती है। भूमि अवाप्ति के बदले में, ठीक है, तो ये भूमि के जो है प्रयोग के बदले में जो मिलता है वो एक अवार्ड होता है। रिस्क इज द रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस कहलाता है। अनुदान की गई की राशि को रिलीज करने से पूर्व अनुदान ग्रहीता को कितनी प्रतिभूतियों के साथ एक बंद पत्र राज्य के राज्यपाल के पक्ष में निष्पादित करना आवश्यक होता है। तो भैया ये दो होते हैं, ठीक है, ये दो होते हैं, ठीक, हाँ, दो प्रतियों के साथ एक बंद पत्र के राज्यपाल के पक्ष में प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। ये कह रहा है, सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों का कौन सा नियम पंचायती समितियों जिला परिषदों को अनुदान रिलीज करने की प्रक्रिया के संबंध में है? तो सामान्य वित्तीय नियम 289 के अनुसार, ठीक है, सामान्य वित्तीय नियम 289 के अनुसार आगे देखिए, भूमि अवाप्ति के बदले में देय अवार्ड राशि के भुगतान करने पर किस प्रारूप में रसीद ली जाती है? तो ये सामान्य वित्तीय नियम 258 के अनुसार भूमि अवाप्ति के बदले देय अवार्ड राशि के भुगतान करने पर गे प्रारूप में रसीद ली जाती है। गे प्रारूप में, सी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, भुगतान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 258 भूमि के लिए क्षतिपूर्ति के तहत जी हाँ किसी एकल अवार्ड के अधीन कई व्यक्तियों को भुगतान किया जाना है, वह प्रारूप गे के स्थान पर कौन से प्रारूप निस्तारण पूंजी आयोग में लाई जाएंगी? तो यहाँ देखिएगा भैया, ये आपका प्रारूप गे हो जाएगा। एक ही चीज आगे दोनों में, आगे देखिएगा, सहायता अनुदान अंशदान आदि। तो सहायता अनुदान अंशदान की बात जहाँ भी चलेगी तो वो जो है सामान्य वित्त लेखा नियम 280 के अंतर्गत आते हैं। सामान्य वित्तीय लेखा नियम 280। आगे बात करते हैं जीएफआर और एआर 19। जीएफआर और एआर 19 के अनुसार संविदा के सामान्य सिद्धांतों में संविदा की दर से अधिक या ठेकेदारों की को भुगतान वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना किया जा सकता है। तो ये 46 का बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, बैंक अधिविकर्ष का शेष होता है
तो बैंक अधिविकर्ष का जो शेष होता है वो क्या होता है भैया, बैंक खाते की डेबिट होती है और रोकड़ पुस्तक की क्रेडिट होती है। ठीक है, तो ये 47 का बी हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट इज डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट शेष होता है। ठीक है, क्रेडिट मतलब उधार को दर्शाता है। आगे देखिएगा, 1 की पावर 2 की पावर 3 की पावर डॉट डॉट प्लस 20 की पावर 2 28 70। तो इसके लिए अगर हम ये चीज अप्लाई कर दें भैया कि अगर हम इसे इस तरह से कर ले तो क्या कोई परेशानी है? जरा देखिएगा 1 मिनट। ये हो जाएगा ठीक। तो अब हम यहाँ पर सब में 2 की पावर 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा भैया, हमारे अंदर जो बचेगा वो ये बचेगा हमारा, अंदर जो बचेगा वो अंदर ये बचेगा सब। ठीक, अब 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 गुणा, ठीक, और 1 की पावर 2 की पावर 3 की पावर डॉट डॉट 20 की पावर है 28 70। ठीक, तो कितना हो जाएगा भैया, बराबर 4 7 28, 4 8 32 और 1 33 34, और भैया जी 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, तो कितना हो गया, 11,480 आ जाएगा। ठीक है भाई, आंसर समझ में आ गया। आगे देखेंगे, ये कह रहे हैं 3 5 8 9 से विभक्त होने वाली न्यूनतम संख्या जो पूर्ण वर्ग है। ठीक, तो देखिएगा 3 5 8 9 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या बतानी हमें जो पूर्ण वर्ग होगी। तो 3 5 8 9 का ले से निकालें तो ये कितना हो जाएगा भैया, 3 पंजे 15 8 120, 120 और 120 की गुणा 360, 360 जो है इनका ले से हो जाएगा। ठीक, तो 360, अब 360 जो है ले से हो जाएगा, तो डेफिनेट सी बात है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हम्म, आगे बात करते हैं। 1 की पावर x+3 अपॉन 5 की पावर -1+3 गुणा 32 तो देखिएगा इसमें क्या होगा भैया। ये असल में थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ हुआ है। ये 5 की पावर -1 प्लस 3 गुणा 3 की पावर -2 होना चाहिए। 3 की पावर -2, ठीक। और उसके बाद ये जो है आपका बराबर का चिन्ह होना चाहिए, यह माइनस का चिन्ह होना चाहिए, माइनस का चिन्ह। ये ब्रैकेट में आपका होना चाहिए 8/15। इनकी पावर -1, ये आंसर है। तो इस पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा वन की पावर x+3, 1 की पावर x+3 है। और उसके अपोन में है आपका 5 की पावर -1। तो 5 की पावर -1 का मतलब हो गया 1/5 प्लस 3, ठीक, गुणा 3 की पावर -2। तो ये हो जाएगा 3/3 की पावर 2 माइनस 15/8/15 की पावर -8 1 है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 15/8 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, 1 की पावर x+3 बराबर 1 रख लेते हैं। तो ये वहाँ 1/1/5 प्लस 3/5, 3/3 की पावर 3 है नी, 3 की पावर 2 माइनस 15/8 बराबर 1/1/5 प्लस 1/3 बचेगा यहाँ पर -15/8। तो 1/5 और 1/3 इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/8/15 -15/8, यानी कि 15/8 -15/8, तो ये 0 आ जाएगा। आगे देखिएगा कि 4 बजे 5:30 बजे, 4 बजे 5 एवं 5 बजे
साय के बीच एक घड़ी की सुई 15 मिनट के स्थानों से अलग थी, सही समय था। हमें नहीं पता क्या कहा, एक घड़ी की सुई 15 मिनट के स्थानों से अलग थी। तो 4:01 हो रहे थे, मान लिया हमने 4:01 हो रहे थे। तो आगे कह रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा अलग हो रहा है यार, छोड़ दो इसे भैया, अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर पाने में मुझे परेशानी हो रही है, इसे छोड़ दो, इसे नहीं। ये भी क्वेश्चन घन की भुजा, एक घन का विकर्ण 6√3, तो ये स्क्वायर होगा असल में। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो घन की भुजा बराबर जो होती है वो क्या होती है, घन की भुजा बराबर होगा घन का विकर्ण दो सौ 216 इसका राइट आंसर होगा। देखो कैसे, ये क्वेश्चन में कहा है कि एक घन का विकर्ण 6√3 है, 6√3, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर ज्ञात करना हमें। तो यहाँ पर घन की भुजा ज्ञात करनी है, तो घन की भुजा बराबर घन का विकर्ण अपॉन √3 से डिवाइड कर दें तो घन की भुजा आ जाएगी। तो √3 को √3 से डिवाइड कर देंगे तो घन की भुजा आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। और घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर जो होता है वो घन 6 गुणा भुजा का वर्ग होता है, 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो 6 गुणा भुजा का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 छंग 36 छंग 216 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखिएगा 216 हो जाएगा। एक गोले का आयतन एक बेलन जिसकी ऊंचाई उसकी अनुप्रस्थ काट के व्यास के बराबर है के आयतन से 3 गुना है, गोले की त्रिज्या का बेलन के अर्धव्यास पर अनुपात होगा। तो बेलन के लिए जो है, मान लिया हमने बेलन के लिए हाइट बराबर 2r1 है नी, यानी कि ये कहा है उनने, क्या कहा है कि गोले का आयतन एक बेलन जिसकी ऊंचाई उसकी अनुप्रस्थ काट के व्यास के बराबर, व्यास के बराबर मतलब त्रिज्या की दुगनी है, त्रिज्या की दुगनी है। तो h बराबर जो है बेलन की वो 2r है। तो बेलन का आयतन क्या होता भैया, बेलन का आयतन होता πr² h, πr² h। तो यहाँ पर जो है πr³ हो जाएगा क्योंकि h भी तो r के ही बराबर है, हा? तो क्या हो जाएगा
2πr³ हो जाएगा। 2 गुणा r² गुणा 2r जब करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका आयतन क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन 2πr³। अब गोले का आयतन जो होता है वो क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। ठीक, 4/3 πr³ बराबर 3, बराबर क्या हो जाएगा भैया, 2πr³। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे भैया, इनको पक्षांतर करेंगे तो 2πr³, 2πr³, ठीक, 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा भैया, एक मिनट। तो देखिए भैया, 4/3 πr³ बराबर, ये कह रहे हैं 3 गुना है उसका, है नहीं, तो 3 गुणा 2πr³, तो ये हो जाएगा 6πr³। ठीक, तो जब हम इन्हें πr³ से πr³ कट जाएगा, ठीक है, πr³ से πr³ कट जाएगा, और जब हम पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, 6 गुणा 3/4, 6 गुणा 3/4, 6 गुणा 3/4, तो 6 गुणा 3/4 यानी कि 9/2 इसका हो जाएगा। तो ये r² जो है इसका क्या आ जाएगा, 9/3, √9/3, 9√9√2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, √9√2, ये हो जाएगा इसका। आगे बात करते हैं, किसी कार्य का 2/5 3/4 भाग 12 दिन में तथा B उसी कार्य का 18 दिन में कर सकता है। मतलब क्या कहा भैया, ए जो है किसी काम का भाग, ये ए है असल में, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। तो देखिए भैया, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में और बी उसी कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में करता है। तो ए 12 दिन में करता 2/5, तो एक दिन में कितना करेगा भैया, 2/5 गुणा 1/12 बराबर 1/20 दिन में। बी करता है 18 दिन में कितना काम, 3/4, तो एक दिन में कितना करेगा, 3/4 गुणा 1/18 यानी कि 1/24। ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/20, 1/30 प्लस 1/24, तो ये प्लस करेंगे तो 3/40 भाग करेंगे। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 40/3 यानी कि 13 सही 1/3 में पूरा कर देंगे भैया। 13 सही 1/3, 13 सही 1/3 यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीदा जाता है तथा उसे 760 रुपये में बेचा जाता है, तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो क्रय मूल्य 950, विक्रय मूल्य 760, हानि हो गई 190, प्रतिशत हानि निकालनी है हमें, तो हानि प्रतिशत या लाभ निकालना हो तो क्रय पर निकालते जब तक कुछ ना कहा हो।
तो 190/950 गुणा 100 तो 20% हो जाएगी। आगे देखिएगा, ये कह रहा है ई कॉमर्स में सफलता के लिए क्या मुख्य कार्य करना चाहिए। तो ई कॉमर्स में मुख्य सफलता के लिए सभी कार्य करने चाहिए, जितने भी हैं इसमें ये सभी करने चाहिए। ठीक है, बाजार का रिसर्च अन्वेषण करना, ग्राहकों को नई योजनाओं की जानकारी देना, अच्छी मजबूत मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए, ये सब काम उसके होने चाहिए भैया। ठीक है, तो असल में क्या होता है ना कि अच्छी टीम जो होगी स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द याद रखना, SWOT, स्वॉट। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स एनालाइज करना चाहिए। इसको स्वॉट एनालिसिस करना जरूरी होता, इसके लिए एक शब्द का यूज करते हैं हम, स्वॉट एनालिसिस। ओके, आगे बात करते हैं भैया, ई कॉमर्स में क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं। तो ई कॉमर्स की जो बाधाएं होती हैं वो अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा हो सकती है, महंगे हार्डवेयर हो सकते हैं भैया, और प्रॉपरली नेटवर्किंग की सुविधा हो सकता ना हो, क्रेडिट कार्डों की संख्या कम होना हो सकती है, और बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, यानी कि ये सारे के सारे रीजन ई कॉमर्स के हैं। ओके, आगे बात करते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हो। तो ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा सुरक्षा के लिए जो होता है वो उपभोक्ता की सूचना को गुप्त रखना, उपभोक्ता की सुरक्षा के बारे में बताना। ठीक है, यानी कि एक कहावत है, कंज्यूमर इज द किंग पिंग ऑफ द मार्केट, के जो कंज्यूमर होता है वो मार्केट का जो होता देवता होता है, कड़ी होती है। ठीक, अगर उसकी सुरक्षा नहीं होगी तो वो फिर आपसे क्यों माल खरीदेगा, क्यों माल की कोई गारंटी नहीं होगी, कोई सुरक्षा नहीं होगी, तो वो तो बिल्कुल ठप कर देगा आपकी, आपसे क्यों खरीदेगा, पास से खरीदेगा। ई कॉमर्स किन मुख्य अवयवियों से मिलकर बना है। तो ई कॉमर्स जो है वास्तव में तकनीक, व्यापार, समाज, इन सब चीज़ों से मिलकर बना है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक प्रोग्राम है जिसमें पुनः ईमेल खोलते समय तथा इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ये जो है हनी पॉट है, हनी पॉट। हनी पॉट जो है ये वास्तव में, हनी पॉट जो है एक खतरनाक प्रोग्राम है, वायरस एक खतरनाक है प्रोग्राम है जिसे ईमेल खोलते समय तथा इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये कंप्यूटर वायरस फैलाने का साधारण माध्यम है और कंप्यूटर की इनफैक्ट फाइल डाटा को इनफैक्ट वायरस कहा जाता है। अधिकांश वायरस रेंजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। ठीक है भैया, EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आगे की बात करते हैं भैया, वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने का डिस्प्ले कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो क्या होता भैया, ये जब हम वेब डिस्प्ले की बात करते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल साथ ठीक बात है। एक वेब सर्वर की बात ज़रूरत पड़ती है, सही बात है, सभी की ज़रूरत पड़ती है इसमें। आगे कह रहे हैं शॉपिंग कार्ड यूज़र को क्या सूचना देता है। शॉपिंग कार्ड यूज़र को जो सूचना देता है, यूज़र को रिव्यू, उत्पाद, बदलाव, खरीदने गए उत्पाद के बारे में सूचना देता है, यानी कि डी हो जाएगा सभी के बारे में। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से दुनिया के किसी भी दूरस्थ स्थान के कंप्यूटर में वेब पृष्ठों को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। तो देखिएगा,
ये वर्ल्ड वाइड वेब की सहायता से दुनिया के किसी भी दूरस्थ स्थान से के कंप्यूटर के में वेब पृष्ठों को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। तो 64 का ए हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। आगे बात करते हैं भैया, ये कह रहे हैं एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है कहलाती है। तो एक आईपी एड्रेस होता है, एक टीसीपी होता है, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस होता है जो एक विशेष पहचान होती है, एक इस एड्रेस बताता, ओके, ठीक है भैया। इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं बेटा इसको, आईपी एड्रेस को। चलिए फिर बाद में मिलते हैं भैया। चलिए जब तक लो आप अपनी तैयारी में लगिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको सबको कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज। जय हिंद, जय भारत।